नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपका इसमें एस्टैट का एग्ज़ाम है या फिर सी टैट का एग्ज़ाम है या कोई सभी टैट है, सभी एग्ज़ामों के लिए आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। और इस वीडियो में जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले जो एग्ज़ाम हुए थे तो उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं उसकी दोबारा भी आने की संभावना ज़्यादा रहती है, या फिर उससे मिलते जुलते क्वेश्चन या पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर आप जीके बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएं होती हैं, तो ये किसकी ओर इशारा करती हैं? सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से में महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ये ऑप्शन 2 जैसे माना गया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। तो बच्चों की गलतियाँ और भ्रांत धारणाएं यह अधिगम का अंग होती है। कक्षा में शिक्षक बालकों के प्रयास की जांच करता है, और वह किसी विषय विशेष पर उसकी समझ को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, किंतु इसके बावजूद वह विषय की मूलभूत जानकारी के अभाव में कई गलतियाँ करता है, जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम जो यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा संरचनात्मक ढांचा। तो ये जो संरचनात्मक जो ढांचा है, इसमें बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? एक समस्या समाधान करने वाले तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, लघु वयस्क के रूप में, कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है, या एक निष्कीर्ण प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 1 हमारा, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। शिक्षा का दायित्व होता है कि वह बालक का उस स्तर तक विकास करने में सहायक हो जिससे बालक अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके तथा सभी प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर सके। तो इसमें जो ऑप्शन 1 ये रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका, और एक शिक्षक की जो भूमिका है वो रहेगा यहाँ पर सहयोगात्मक होना और प्रत्येक समूह की निगरानी करना। तो ऑप्शन 4 जो यहाँ पर माना गया है। तो शिक्षण की जो अधिगम प्रक्रिया है, इसमें शिक्षक की केंद्रीय भूमिका होती है कि वह अपने इस भूमिका के अंतर्गत कक्षा में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं में सहयोग करे। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय वह शिक्षक की भूमिका में प्रत्येक बच्चे एवं समूह की समस्याओं एवं कमियों की पहचान करता है, और उसके बाद अनुरूप उसको दूर करने में सहयोग करता है तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करता है। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन 4 ये रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की से। तो ये जो लेव वाइगोत्स्की जो है, इनके अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है?
और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो इसमें रहेगा ऑप्शन 3 है सामाजिक पारस्परिक क्रिया। और ये जो वाइगोत्स्की है इनके अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा उच्चतर समज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदल जाता है। और वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के समज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए वाइगोत्स्की के समज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये सिद्धांत जरूर आपने याद रखना है, जैसे वाइगोत्स्की है इनका सिद्धांत कौन सा है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये भी किनका है, लेव वाइगोत्स्की का है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। तो अधिगम एवं विकास के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित इनमें कौन सा करता है, और ये करेगा विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। विकास क्या है, एक व्यापक शब्द है जिसमें समृद्धि, परिपक्वता, समझने व सीखने व समझने की क्षमता इत्यादि तथ्य अंतर्निहित होते हैं। और बच्चों के विकास के साथ इसमें शारीरिक विकास, अंगों का बढ़ना व मानसिक विकास, सोचने समझने की क्षमता भी होती है। किंतु इसके विपरीत यदि बच्चों का विकास संतुलित तरीके से नहीं होता है तो उनका शारीरिक व मानसिक विकास एक दूसरे से प्रभावित होता है। और इस प्रकार से विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीन पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। तो जीन पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा या प्रतिमान, और इसे कहा गया है स्कीमा। ये जो जीन पियाजे जो है इनका समज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये आपने याद रखना है। तो जीन पियाजे का समज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो यह व्याख्या करता है कि विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं कैसे विकसित होती हैं और इस प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चे वातावरण के तत्वों को पहचानता है, प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है तथा संबंधित व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। तो इस प्रकार से सभी प्रकार से मिलकर उसके अंदर एक ज्ञान भंडार या समज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। तो इस प्रकार से जो जीन पियाजे हैं उनके अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को स्कीमा कहा गया है। तो स्कीमा क्या है, अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। बुद्धि, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र, साम्यधान या संरक्षण। और इसे जो ये माना गया है तो इसे समीपस्थ निकट विकास का जो क्षेत्र है ये माना गया है। ये जो समीपस्थ निकट विकास का जो क्षेत्र है ये एक ऐसी संरचना को व्यक्त करता है जिसमें एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से आगे या बहुत आगे ले जाया जाता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकता है। और जो लेव वाइगोत्स्की जो है इन्होंने इन दोनों स्तरों के बीच अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। तो और इसमें बच्चे को उसकी स्वयं की क्षमता के स्तर से आगे ले जाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरणों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करती है निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। लैंगिक जेंडर रूढ़िता, लैंगिक जेंडर पक्षपात, स्थिरता या रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। और यहाँ पर माना गया है ये लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। तो हमारे समाज का जो ढांचा ये लिंग के आधार पर निर्मित हुआ है जिसमें महिलाएं एवं पुरुष शामिल होते हैं। हमारे समाज के परंपरागत अवधारणाओं के तहत पुरुषों और महिलाओं के कार्यों का विभाजन किया गया है जिसके अनुसार महिलाएं जो है वो घर के अंदर रहकर कार्य करती हैं और पुरुष घर के बाहर की जो काम है उनको पूरा करते हैं।
अतः रूढ़िवादिता व पारंपरिक सोच को बदलने एवं उसका सामना करने के लिए समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन और उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिससे कि लैंगिक जेंडर के प्रति रूढ़िवादी संबंधित सोच को बदला जा सके। तो ये रूढ़िवादी जो सोच है उसका बारे में यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास या सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। और इसमें जो माना गया है तो ऑप्शन 1 रहेगा, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास। तो इस अवस्था में ये जो कोहलबर्ग जैन के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास की अवस्था में बच्चे दूसरों के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करते हैं, और इसके अंतर्गत अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो ये अवस्थाएं हैं या तो ये इनमें से किस मनोविज्ञान के द्वारा ये दी गई थी, ये भी कई बार आ जाता है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा सही है, द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रिया सजीवात्मक सुरक्षित रखने की योग्यता या परिकल्पित निम्नगणात्मक तर्क। तो ये जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 हमारा, सुरक्षित रखने की योग्यता। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था क्या है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें ये जो प्रमुख उपलब्धियाँ ये जो कौशल है ये शामिल होते हैं, जिसमें अहम केंद्रिता, व्याख्या स्पष्टीकरण की योग्यता, सुरक्षित रखने की योग्यता, क्रमबद्धता निर्मित करने की योग्यता, रूपांतरण व वर्गीकरण की योग्यता, ये इसमें शामिल होती हैं। तो ये जो जिन प्याजे जो इन्होंने जो 4 सिद्धांत ये दिए थे तो उनमें से है ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्याजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन या निष्क्रियावृत्ति या प्रक्रिया। और इनके अनुसार जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन 1 रहेगा, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। और इसमें ये जो दोनों जो मनोवैज्ञानिक हैं इनका मानना था कि आयु की विभिन्न अवस्थाओं में प्रत्येक विनियोजनों के माध्यम से एक तार्किक परिणाम पर पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मीडिया, विद्यालय, परिवार या पास पड़ोस। तो बच्चे का जो सामाजिकरण ये किस प्रकार से होगा, जो इसमें सबसे ज़्यादा या मुख्य भूमिका इनमें निभाते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर जो ऑप्शन 1 रहेगा, तो ये सभी के सभी जो सही आंसर है। बच्चे का विद्यालय, पास पड़ोस, उसके मित्र प्यारे, जहाँ खेलता है, रहता है, उठता बैठता है, तो उन सभी का जो प्रभाव है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो जिसमें ये मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस सभी जो है यहाँ पर इसमें ये शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, तो ये बहुबुद्धि का सिद्धांत किनका है, तो यहाँ पर हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनका है। विशेषताएं यहाँ पर दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा और अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की योग्यता। इनमें से क्या है, नैदानिक, प्रकृतिवादी, अंतःवैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये अंतःवैयक्तिक ये माना गया है। तो हावर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, जिसमें ये अंतःवैयक्तिक बुद्धि शामिल है। और इस बुद्धि की मुख्य विशेषता दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय का उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, बच्चे के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। तो मूल्यांकन के लिए बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना, या कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, या बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो यहाँ पर ये कोट वाला क्वेश्चन है और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन 4 जो है इसे माना गया है, 2, 3 और 4 को। नेक्स्ट है हमारा, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका जो यहाँ पर सही विवेचन क्या है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, या शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तो ये जो यहाँ पर क्या दिखाता है, लड़कियों को कम महत्व देना, लड़कों को ज़्यादा देना, तो ये जो है यहाँ पर लिंग पक्षपात जो है उसको दिखाता है। तो अनेक जो शोध अध्ययन जो हुए हैं तो इसमें पाया गया है कि शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों से पारस्परिक क्रिया करने में अधिक सहज अनुभव करता है। अगर कोई पढ़ाने वाला बॉयज है, टीचर है, तो वो जो बॉयज हैं उनके साथ अधिक रहे घुल मिलेगा, और जो अगर टीचर या लेडीज है तो वो लड़कियों के साथ। तो यहाँ पर ये जो शोध अध्ययन जो हुए हैं इसमें पाया गया है कि शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों से पारस्परिक क्रिया करने में अधिक सहज अनुभव करता है तथा ऐसी क्रिया होने का मुख्य कारण पारस्परिक सामाजिक अवधारणा को भी माना जाता है। एक टीचर जो है, अगर कोई बॉयज़ है, जेंट्स है, तो वो जो बात जो लड़कों से घुल मिल कर कह सकता है वो जो गर्ल्स जो उनसे नहीं कह सकता है। तो इसी कारण से जो है वो बॉयज़ के साथ अधिक घुल मिलता है। और ये यहाँ पर एक लिंग पक्षपात जो इसका उदाहरण दिखाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगति शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, प्रत्येक बच्चे की क्षमता में संभावना में विश्वास करना, या मानक निर्देश से मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है तो ऑप्शन 3 ये रहेगा, प्रत्येक बच्चे की क्षमता में संभावना में विश्वास करना। तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है, और इसके अंतर्गत ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिससे कि प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, विकास में व्यक्ति की भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। वंशगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, वंशगत विशेषताओं पर विचार करना, या पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना, या शरीर एवं मस्तिष्क के परिपक्वन पर विचार करना। तो विकास में व्यक्ति की विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ऑप्शन 1 रहेगा, वंशगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों और उनकी पारस्परिक क्रिया पर भी विचार करना। ये जो व्यक्ति की विभिन्नताएं जो हैं इसके कई कारण माने गए हैं, जैसे वंशगत, सामाजिक स्तर या सामाजिक प्रवेश आदि। अतः व्यक्ति की विभिन्नता को समझने के लिए वंशगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर एक विकास का सिद्धांत नहीं है। नहीं वाले जो क्वेश्चन है आपको ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। यह विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। तो यहाँ पर जो विकास का एक सिद्धांत नहीं माना गया है तो ये ऑप्शन 1 वाला माना गया है कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। विकास क्या है, ये कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें समृद्धि, प्रगति, सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहारों के रूप में परिवर्तन होते हैं। यद्यपि विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है परंतु यह तुलनात्मक रूप से क्रमिक होती है एवं समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होती है। अतः यह कहना कि विकास की गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है तो यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
विशिष्ट शिक्षा योजना, एकरूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण या प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। तो इनमें से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये है विशिष्ट शिक्षा योजना। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे अंधे बालक, मंदबुद्धि बालक, बहरे बालक, प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इस शिक्षा का निर्धारण छात्रों की बुद्धि लब्धि, शैक्षिक स्तर और योग्यताओं को ध्यान में रखकर दिया जाता है। तो समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्व है विशिष्ट शिक्षा योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है? तो अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही यहाँ पर माना गया है और सही रहेगा ऑप्शन 3 है। पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता, धारा प्रभाव पढ़ने एवं लिखने में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की, अहम केंद्रिता, क्षतिग्रस्त या सृजनात्मक बच्चों की एक विशेषता है। तो यहाँ पर जो इसमें रहेगा तो यह है सृजनात्मक बच्चों की। यह सृजनात्मकता वाला जो एक क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर आएगा ही आएगा। तो सृजनात्मक एक ऐसी अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन वस्तु, विचार या धारणा को अंकुरित किया जाता है। एक सृजनात्मक शिक्षार्थी में एक प्रमुख विशेषता किसी समस्या के मूल एवं अपसारी समाधानों को साथ करने की योग्यता अंतर्निहित होती है। मौलिकता, धारा प्रवाहिता और लचीलापन इसके प्रमुख तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए? तो दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये है हमारा ऑप्शन 2, स्पष्ट रूप से बोलना, छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। तो ये जो दृश्य बाधित जो होते हैं तो आपको पता ही है उनके लिए जो ब्रेल लिपि है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें अक्सर उभरे हुए होते हैं और उसको जो छूकर पहचानते हैं। तो दृश्य रूप से बाधित अर्थात दृष्टि दोष ऐसे विकार है जिसके कारण बालक आंखों से कुछ देख नहीं सकता है। ऐसे दृष्टि दोष वाले बालक 2 प्रकार के माने गए हैं, अंधे बालक और निम्न दृष्टि वाले बालक। अतः ऐसे बालकों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए शिक्षक को चाहे कि वह स्पष्ट रूप से बोले तथा ऐसी सामग्रियों का प्रयोग करे जिससे वह छूकर अनुभव कर सके। तो जो इनके लिए ब्रेल लिपि जो उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? प्रयोग नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2, ये सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है? तो अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत यहाँ पर नहीं होता है। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 है, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। अधिगम क्या है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी प्रवृत्ति ज्ञान प्रदान करना होता है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति किसी विषय समस्या पर कई तरीकों विचार पूर्व में विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान का सृजन करना एवं उदाहरणों इत्यादि के माध्यम से अधिगम को सार्थक व सरल तरीके से प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर जो है इसमें नहीं होता है दोहराने एवं श्रवण करने को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक प्रवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? तो यहाँ पर एक नहीं हो सकता है और वो है यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं और प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय इनमें से किसके। तो एक शिक्षक को विद्यार्थियों को, और इसमें रहेगा ऑप्शन 2 ये, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। तो ये जो अधिगम प्रक्रिया जो है, इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सीखने की प्रक्रिया के दौरान वह बालकों को विभिन्न स्तरों पर निर्देशित करने का कार्य करता है और इस संदर्भ में शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बच्चे जो होते हैं उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, ना कि उनका हौसला तोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। तो यहाँ पर ये रणनीतियाँ जिनमें से कौन सी बच्चे में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण एवं परिचर्चा, सूचनाओं का संचरण या दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। और इसमें जो हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2 ये, तो कौन सी बच्चे में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। तो यह है अन्वेषण एवं परिचर्चा। इससे बालक पहले अन्वेषण करता है और तत्पश्चात वह उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करके उसके अर्थपूर्ण परिणाम पर पहुंचता है। इससे बालकों के सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं। तो प्रभावी अधिगम रणनीतियों का जो उदाहरण है इनमें से कौन सा है। और इसमें जो हमारा यहाँ पर माना गया है तो यह रहेगा ऑप्शन 4, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर ये जो सभी जो है इन्हें माना गया है। लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों में अवधारणाओं के नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझना और स्वयं से प्रश्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। तो बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण इनमें कौन सा है। और इसमें माना गया है ऑप्शन 1 को कि मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देता है। अभिप्रेरणा जो ये 2 प्रकार की मानी गई है, आंतरिक और बाह्य। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देता है। तो यह बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी की आंतरिक शक्ति वातावरण के विभिन्न लक्षित वस्तु की ओर निर्देशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, या उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तो इसमें जो माना गया है तो ऑप्शन 4 ही रहेगा, उदाहरण और गैर उदाहरण ये दोनों देने चाहिए। तो एक प्राथमिक जो कक्षा है इसमें एक शिक्षक को किसी विषय या तथ्य को समझाने की क्रिया में उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों तरीके अपनाने चाहिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षण की अवस्था में बच्चे उदाहरण के साथ किसी विषय एवं तथ्य जो है उसको शीघ्र ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये उदाहरण जो है वो भी दिए जाने चाहिए। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।